द लीन स्टार्टअप बुक। दोस्तों, स्टार्ट अप का मतलब होता है किसी भी बड़ी कंपनी का शुरुआती फेज यानी स्टार्टिंग। कंपनी स्टार्ट करने का कन्वेंशनल तरीका क्या है? इसके 3 स्टेप्स होते हैं। 1. पहले आपने एक प्रोडक्ट बनाया। 2. फिर आपने इन्वेस्टर्स से पैसा जुटाया। 3. फिर प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर लोगों को वह प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वह उसे नहीं खरीदेंगे, जिसके कारण वह कंपनी या बिजनेस डूब जाता है और इन्वेस्टर्स का पैसा भी डूब जाता है। इस किताब में ऑथर ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका दिया हुआ है। आइए इस किताब के मेन प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। 1. MVP से शुरू करें। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आप फुल फ्लेज्ड प्रोडक्ट के साथ मैदान में उतरें। सिर्फ एक MVP तैयार कर लें, जिसका मतलब होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। जैसे अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है तो उसमें शुरू में हर चीज देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बेसिक चीजें करें। जैसे जब फेसबुक शुरू ही हुआ था तो उसमें सिर्फ फोटोज को हॉट या नॉट रैंक करने का फीचर था। जो ढेर सारे फीचर्स हम आज देखते हैं वो तब नहीं थे। लेकिन इससे मार्क ज़करबर्ग को आइडिया लग गया कि उसका आइडिया बहुत पॉपुलर हो सकता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स उसे यूज करने लग पड़े थे। इसी तरह जो भी आपका आइडिया है, उसे सबसे पहले बेसिक फॉर्म में लॉन्च करके देखें, क्योंकि कोई भी ये नहीं बता सकता कि लोग किस प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे और किसको नहीं। जब तक आप प्रोडक्ट उनके सामने नहीं लाएंगे, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। अपने प्रोडक्ट को मिनिमम रूप में लोगों तक लाना ही लीन स्टार्ट अप का पहला प्रिंसिपल है, और इसी से इसका नाम लीन स्टार्ट अप पड़ा है। अगर लोग आपका MVP खरीदते हैं, तो उसके बाद आप इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं और अपने लीन स्टार्ट अप को स्केल अप कर सकते हैं। 2. दूसरे प्रिंसिपल में आता है पार्टनर्स या एम्प्लॉइज ढूंढना। आप सिर्फ ऐसे पार्टनर्स चुनिए जो दिल से आपके आइडिया या प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाएं। ऐसा न हो कि आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप में है और आप ऐसे आदमी को अपना पार्टनर बना लें जिसका इंटरेस्ट स्टॉक ट्रेडिंग ऐप है। इससे आप दोनों को ही एक दूसरे का विजन समझ में नहीं आएगा। वही स्टार्ट अप सफल होती है जिसमें आपका इंटरेस्ट या पैशन होता है। ऐसे ही एम्प्लॉइज ऐसे चुनिए जो आपकी स्टार्ट अप को आगे बढ़ाएं। सिर्फ करिकुलम विटाए देखकर चुनाव न कर ले। बहुत से लोग अपने करिकुलम विटाए में बड़ा चढ़ा करके लिख देते हैं कि उनको ये स्किल्स आती है, लेकिन हो सकता है वो स्किल्स उन्होंने सालों पहले यूज की हो और अब तक भूल गए हो, या फिर स्किल्स के सॉफ्टवेयर के नए वर्जन आ गए हो जो उन्हें नहीं आते हो। इसलिए एम्प्लॉइज का ठीक से इंटरव्यू करें। बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें। अगर आपको कोडिंग के लिए पाइथन जानने वाला एक्सपर्ट चाहिए तो पूछिए कि आपको पाइथन कितना आता है। फिर प्रोजेक्ट के बारे में बताकर पूछिए कि क्या वे उस काम को कर पाएंगे। इस तरह एक उचित एम्प्लॉय चुनें। यह न हो कि आप कोई ऐसा व्यक्ति चुन लें जो जावा या C++ में तो एक्सपर्ट है और पाइथन का सिर्फ बेसिक नॉलेज है, क्योंकि बाद में वो आपके किसी काम नहीं आएगा और आपके लिए सिरदर्द बन जाएगा। किसी भी स्टार्ट अप की सफलता में टीम का ही रोल होता है, इसलिए अपनी टीम सही चुनिए। 3. तीसरा प्रिंसिपल है वैलिडेशन। दोस्तों, कस्टमर को नहीं पता होता है कि उसे किस चीज की जरूरत है। जितने भी प्रोडक्ट्स आए हैं, क्या हमें पहले से पता था कि हमें उनकी जरूरत है? जैसे, क्या हमने किसी को बताया था कि हमें व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम की जरूरत है? नहीं, यह उन लोगों का आइडिया था। एंटरप्रेन्योर एक प्रोडक्ट लेकर खुद आते हैं। कस्टमर सिर्फ उन्हें देखकर पसंद या रिजेक्ट करता है। सबसे पहले हमें किसी भी प्रोडक्ट को लेकर हाइपोथेसिस बनानी होती है। जैसे इंस्टाग्राम वालों ने सोचा होगा कि शायद लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां जल्दी से फोटोज अपलोड कर सके और उस पर लोगों का रिएक्शन ले सके। इसलिए पहले हाइपोथेसिस बनाइए, फिर उसे वैलिडेट करिए, मतलब उस पर एक्सपेरिमेंट्स करिए। उसमें अलग अलग फीचर्स लगा कर देखिए, फिर देखिए कि कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे किसी को सिंपल सा रेस्टोरेंट खोलना हो तो वह हर चीज को वैलिडेट करता है, जैसे किस तरह का फर्नीचर अच्छा रहेगा, लाइट कैसी होनी चाहिए, एम्बियंस कैसा हो,
बहुत से लोग चीजों को हिट एंड ट्रायल से चेंज करके फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं। 4. फीडबैक लूप। इस किताब का अगला प्रिंसिपल है एक फीडबैक लूप बनाना। फीडबैक का मतलब है अपने कस्टमर्स से पूछना कि उन्हें प्रोडक्ट कैसा लगा, उसमें क्या कमियां हैं और उसमें क्या सुधार होने चाहिए। तो इस फीडबैक लूप के 3 पार्ट्स हैं। 1. बिल्ड, 2. मेसोरे, 3. लर्न। सबसे पहले तो आपको अपना प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं बनाना है, बस मिनिमम वायबल होना चाहिए, इतना कि काम चल जाए। इसके बाद मार्केट में आपको एक तरह से उस प्रोडक्ट को टेस्ट करना है और देखना है कि लोग उसे खरीदते हैं या नहीं। इस स्टेज में लोगों से पूछें कि उन्हें प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगा या क्या कमी है। ये भी पूछें कि वे क्या सजेशन देना चाहते हैं। फिर तीसरे भाग में जो आपने लोगों से पूछकर सीखा, उसके आधार पर प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते जाइए। 5. प्रोग्रेस। दोस्तों, अगर लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते तो आपको प्रोडक्ट को वहीं खत्म कर देना चाहिए और किसी दूसरे आइडिया पर लग जाना चाहिए। लेकिन अगर लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ गया है तो अब आपको स्केल अप करके आगे बढ़ना होगा। 6. फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब आपको अपने प्रोडक्ट को कंप्लीट करना होगा, उसमें सारे फीचर्स डालकर लॉन्च करना होगा। अब आपका लीन स्टार्टअप अब रियल स्टार्टअप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इस सब के लिए आपको इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस छोटे स्केल का है तो आप खुद भी फाइनेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़े स्केल का है तो बैंक लोन ले सकते हैं या वेंचर कैपिटलिस्ट से इन्वेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं। 7. एक्सपैंड। अब आपको अपनी स्टार्टअप को एक्सपैंड करना होगा, एम्प्लॉइज बढ़ाने होंगे और स्टार्टअप के ब्रांच ऑफिसेज भी। ये डिसाइड करें कि बिजनेस कहां ऑपरेट करेगा, उसी हिसाब से आप अपने ऑफिसेज खोलिए। तो दोस्तों, किसी भी स्टार्टअप को सही तरीके से शुरू करने के लेखक ने ये 7 स्टेप्स बताए हैं। पहले लीन स्टार्ट अप से शुरू कीजिए, यानी अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करिए। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका प्रोडक्ट चलेगा या नहीं। किताब के अगले भाग में लेखक ने कुछ स्टार्टअप के एग्जाम्पल या केस स्टडीज दी हैं। आइए उनमें से कुछ के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि उनके शुरू होने की कहानी कितनी रोचक रही। 1. IMVU। सबसे पहले तो लेखक ने खुद अपना ही एग्जाम्पल दिया है। कॉलेज के दिनों में उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाई, जिसके जरिए लोग अपना रिज्यूम या करिकुलम विटाए अपने एम्प्लॉयर्स के सामने रख सकते थे। ये बहुत अच्छा आइडिया था। उस पर उन्होंने खूब सारा पैसा लगाया, रात भर मेहनत की, लेकिन अंत में ये वेबसाइट नहीं चली। इससे एरिक को बहुत बड़ा सदमा लगा। उन्होंने तो स्टार्टअप के बारे में बहुत अच्छा पढ़ा था कि लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं, लेकिन अब उन्हें असली हकीकत पता चली थी। वास्तव में 95% स्टार्टअप डूब जाते हैं और लोगों का बहुत सा पैसा डूब जाता है। इसलिए एरिक ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोची। उन्होंने एक नई कंपनी IMVU शुरू की, लेकिन इसका उन्होंने केवल एक इनिशियल वर्जन ही बनाया। इसमें लोग अपना एवटार बना सकते थे और कुछ लिख सकते थे। बस इन सिंपल फीचर्स के साथ उन्होंने इस प्रोडक्ट को लोगों को दे दिया। इसमें न ज्यादा टाइम लगा न ही पैसा। जब लोगों ने इसे पसंद किया तो एरिक को पता चल गया कि यह आइडिया चलेगा। अब उन्होंने एक एक करके और फीचर्स डालना शुरू कर दिया। हर फीचर पर वे फीडबैक लेते और उसे वैलिडेट करते। इस तरह धीरे धीरे फुल प्रोडक्ट बन गया। बाद में उन्होंने वह वेबसाइट काफी अच्छे दामों में बेची और काफी अमीर हो गए। अपने इन एक्सपीरियंसेस के आधार पर उन्होंने ये किताब रच डाली। आप भी अपने आइडिया को छोटे स्तर पर टेस्ट कीजिए। अगर कस्टमर मिले तो ही आगे बढ़े, नहीं तो किसी और आइडिया के बारे में सोचें। 2. Zappos एक ऑनलाइन जूते बेचने वाली कंपनी है। इसके फाउंडर निक स्विनमून है। जब वे अपनी स्टार्टअप शुरू करने वाले थे तो उन्हें ये नहीं पता था कि लोग जूते ऑनलाइन खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे या नहीं, क्योंकि लोग तो दुकान में जाकर अपने माप के जूते सिलेक्ट करते हैं। अपना बिजनेस स्टार्ट करने का एक तरीका तो ये था कि वे जूते बनवाते, इन्वेंटरी में रखवाते, अच्छे से वेबसाइट बनवाते और फिर लॉन्च कर देते। लेकिन अगर लोग जूते नहीं खरीदते तो उनका बहुत नुकसान हो जाता।
इसलिए निक ने लीन स्टार्ट अप की सोची। उन्होंने दुकानों से अच्छे जूतों की फोटोज खींची, फिर एक बेसिक वेबसाइट पर डाल दी। जब लोगों ने ऑर्डर करना शुरू कर दिए, तो वे उन जूतों को दुकान से खरीदते और कस्टमर को भेज देते। इससे उन्हें पता चल गया कि यह बिजनेस अच्छा चल सकता था। इसके बाद तो उन्होंने फुल फ्लेज्ड वेबसाइट बनवाए और खुद के जूते भी बनवाने शुरू कर दिए। फिर तो यह $multi-million कंपनी बन गई। आगे चलकर अमेज़न ने इसे $1-2 बिलियन में खरीद लिया। 3. ओयो होटल्स। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल हैं। अब वे वर्ल्ड के दूसरे नंबर के सबसे युवा बिलियनर हैं। उन्होंने भी शुरू में कुछ छोटे होटल्स के मालिकों से बात की, उनके होटल्स को खुद ठीक करवाया और सिंपल सी वेबसाइट के जरिए बुकिंग शुरू की थी। कस्टमर का अच्छा रिस्पॉन्स आने पर उन्होंने इसे स्केल अप कर दिया और आज देश विदेश में इनका कारोबार फैला है। दोस्तों, इस किताब में और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। टोयोटा, विलेज लॉन्ड्री सर्विस, जोमैटो, ड्रॉपबॉक्स, फेसबुक, स्विगी, ओला, उबर आदि। इन सब ने पहले अपना MVP ही मार्केट में उतारा था। मार्केट से अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद इसे स्केल अप किया गया। तो अगर आपके पास भी कोई आइडिया है, तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। छोटे स्तर पर उसे टेस्ट कीजिए और कौन जानता है कि आपका नाम भी आने वाले सालों में फोर्ब्स की मिलियनेयर या बिलियनेयर लिस्ट में आ जाए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।